यूरोप से एशिया तक युद्ध विध्वंसक हो रहा है। समंदर से आसमान तक आग लगी है। दो 2025 खत्म होते होते युद्ध 20 देशों तक फैल चुका है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही शुरू हो चुकी है। सीरिया, लेबनान, गाजा में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका कभी भी बम गिरा सकता है। समंदर में उसकी बोटों पर अमेरिका की बमबारी नॉन स्टॉप जारी है। समंदर में चीन और तुर्की के शिप का शिकार लगातार जारी है। इनडायरेक्ट ही सही, युद्ध चीन और तुर्की को भी लपेटे में ले चुका है। यूक्रेन पर 1396 दिन से रूस भयंकर तबाही मचा रहा है। इस युद्ध में 26 यूरोपीय देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो शामिल है। एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स कोलंबिया से सीरिया तक तबाही मचा रहे हैं। दो 2025 का आखिरी हफ्ता क्या इतिहास में सबसे बड़ी तबाही की ओर ले जा रहा है? क्या महायुद्ध का आगाज होने वाला है? क्या एटमी हथियार चलने का टाइम करीब आ गया है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर अटैक ने तबाही का सबसे खतरनाक अलार्म बजा दिया है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर बमबारी हुई, आग की लपटें उठ रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। शक की सुई ईरान समर्थित आतंकी गुटों की तरफ जा रही है। सीरिया में जब 2 अमेरिकी अफसर और एक दुभाषिए को मारा गया तो अमेरिका ने जिस तरह से बदले की शुरुआत की, उससे अंदाजा लगा सकते हैं इस बार के हमले का जवाब क्या होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दे दिया है, ट्रंप को टारगेट बता दिया है। अमेरिका के सैनिकों और उनके अड्डों पर जो हमले हुए हैं, उनके पीछे ईरान है। मोसाद ने यह रिपोर्ट पेंटागन को दे दी है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप पहले वेनेजुएला की लड़ाई सुलझाएंगे, रूस यूक्रेन में शांति लाएंगे, या अब उनकी प्राथमिकता ईरान होगी? क्या B-2 बॉम्बर फिर मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू नया साल शुरू होने से सिर्फ 48 घंटे पहले ट्रंप से मिलने वाले हैं। फ्लोरिडा में 29 दिसंबर को दोनों की मीटिंग होने वाली है। नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से नाराज हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं। ईरान ने हर महीने 3000 सुसाइड ड्रोन बनाने की फैसिलिटी बना ली है। नेतन्याहू ट्रंप को रिपोर्ट देंगे कि मिडिल ईस्ट में ईरान के हथियार सबसे बड़े खतरे हैं। अगर उन्हें अभी नष्ट नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ईरान भी समझ गया है कि अमेरिका पलटवार करने वाला है, इसीलिए उसने अभी से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है।
इस बार वो इजराइल पर हमले का शोर कम और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर हमले का शोर ज्यादा मचा रहा है। हमने कतर पर हमला नहीं किया था, बल्कि कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया था। अगर हमारे और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, अगर अमेरिका हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है, तो हम पलटवार करेंगे। अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये नहीं सोचेंगे वो कहां और किस देश में है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहते हैं। कतर या किसी भी पड़ोसी देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ अमेरिकी सैन्य अड्डे उन देशों में मौजूद हैं। इसीलिए हमारा विवाद अमेरिका से है और हमारे निशाने पर अमेरिका ही रहेगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा करने की नौबत न आए। ईरान के पास कितनी भी मिसाइलें हों, कितने भी ड्रोन हों, वो अमेरिका के हमलों का मुकाबला तब तक नहीं कर सकता जब तक रूस एयर डिफेंस सिस्टम वहां न लगा दे। ट्रंप इस वक्त पुतिन के साथ दोस्ती कर चुके हैं। वो जल्द से जल्द रूस यूक्रेन की डील कराने में लगे हैं। पुतिन के लिए ट्रंप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। नाटो के 26 पार्टनर से तलखी बढ़ा ली है। ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं और पुतिन की शर्त मानने के लिए कह रहे हैं। I hope Ukraine moves quickly because Russia's there, and every time they take too much time, then Russia changes their mind. 27,000 soldiers were killed last month. Think of that. What do you think of that, doctors? 27,000. It's like a half a football stadium. ट्रंप के साथ मिलने के बाद पुतिन बहुत विध्वंसक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। स्वार्म ड्रोन के हमलों से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फूंक डाल रहे हैं। – 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पूर्वी यूक्रेन का डोनबास चाहते थे, जहां रूसी आबादी रहती है। 1396 दिन की लड़ाई और लाखों सैनिकों की कुर्बानी के बाद पुतिन ने डोनबास करीब करीब जीत ही लिया है। अब पुतिन ओडेसा पर कब्जा कर ब्लैक सी में टोटल कंट्रोल चाहते हैं। ज़ेपोरिज़िया को भी रूस में मिलाना चाहते हैं ताकि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस को मिल जाए। फिलहाल वहां बिजली का प्रोडक्शन बंद है, रूस का ही कब्जा है। सुमी का कुछ हिस्सा भी पुतिन कब्जा कर चुके हैं, उसे लौटाना नहीं चाहते। नेप्रोपेट्रोवस्क में भी रूसी सेनाएं लगातार जमीनी कब्जे करते हुए आगे बढ़ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में जितने भी बड़े शहर हैं, रूस ने करीब करीब उन्हें खंडहर कर दिया है। रूसी हमलों में पोक्रोवस्क जैसा बड़ा और ऐतिहासिक शहर गाजा बन चुका है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक एक गांव को तोड़ा। 2 शहर बच गए हैं जहां रूसी सेनाएं लगातार हमले कर रही हैं। हमारी एक और सैन्य टुकड़ी, पूर्वी सैन्य टुकड़ी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक एक करके बस्तियों को मुक्त करा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, खुलियापोल शहर में इस समय लड़ाई जारी है। यह शहर एक नदी द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, जिसका मुख्य भाग दाहिने किनारे पर स्थित है। हमारी सेना ने नदी पार कर ली है। इस जलबाधा को पार करने के बाद शहर में प्रवेश कर लिया है। शहर का 50% हिस्सा हमारे नियंत्रण में है। हालांकि पूरी सेना ने अभी तक लड़ाई में भाग नहीं लिया है। सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है और ज़ापोरिज़िया क्षेत्र की बस्तियों को एक एक करके मुक्त करा रहा है। ओडिशा के समंदर के रास्ते जोड़ने वाले सबसे बड़े पुल को रूस ने उड़ा दिया। गेरान 3 सुसाइड ड्रोन से रूस ने इस पुल को उड़ाया। अब ज़ेलेंस्की के लिए काले सागर से यूक्रेन के मेन लैंड तक सामान लाना मुश्किल होगा। रूसी समंदर के रास्ते अब ओडिशा को यूक्रेन से काट सकते हैं। ज़ेलेंस्की इन सब से बेफिक्र यूरोपीय देशों के टूर पर हैं। लड़ाई में यूक्रेनी आर्मी मर रही है। शहरों में अंधेरा छाया हुआ है।
लोगों को कड़ाके की ठंड में बिना बिजली गैस के जिंदगी काटनी पड़ रही है। हर रात रूसी मिसाइलें गिर रही हैं, तबाही भयंकर हो रही है। ट्रंप तबाही को जल्दी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की नई नई शर्तें बताकर मामले को लटकाते जा रहे हैं। जब जेलेंस्की ने एक और पैंतरा चला है, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के सीज फायर में यूरोप को भी शामिल करें। शांति समझौते के संबंध में रुस्तम उमरोय ने कल बातचीत की थी और मुझे आज बाद में और अधिक जानकारी मिलेगी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वो रूसी प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक करेगा। उन्होंने एक प्रारूप प्रस्तावित किया है जिसमें यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल होंगे। चूंकि इसमें यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं, इसलिए संभवतः यूरोप भी इसका हिस्सा होगा, जैसा कि मुझे समझ आया है। अमेरिका यूरोप और डीप स्टेट को विलेन की तरह देख रहा है। ट्रंप के पीस प्लान पर अड़ंगा लगाने वाला मान रहा है। वजह यूरोप का लालच और उसकी शर्तें हैं। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन की जीती हुई जमीन पुतिन वापस करे। यूक्रेन में जितनी तबाही हुई है उसे दोबारा बनाने का पैसा पुतिन दे। यूक्रेन में ऐसी सेना तैनात हो जिसमें यूरोप के सैनिक शामिल हो। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का रास्ता खुला रहे। यूक्रेन में जो पुनर्निर्माण हो उसका ठेका अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय कंपनियों को मिले। ट्रंप की टीम डीप स्टेट की इस चाल को समझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने साफ साफ कहा है, यूरोप और डीप स्टेट मिलकर रूस अमेरिका को लड़ाना चाहते हैं। अमेरिका कभी ऐसा नहीं होने देगा। But what I've seen over these months is that every time they make progress and they move closer and closer to that hope for peace, the warmongers in the deep state step up and try to do everything they can to stop them. Predictably, they use the same old tactics that they've always used. The deep state within the intelligence community weaponizes intelligence to try to undermine progress. They leak it to their friends in the mainstream propaganda media to try to spread this and push a false narrative. They foment fear and hysteria as a way to justify the continuing of the war and their efforts to undermine President Trump's efforts towards peace. And do so specifically in this case in order to try to pull the U.S. military into a direct conflict with Russia, which is ultimately what the EU and NATO want. We cannot allow this to happen. वर्ल्ड वार 2 से लेकर अब तक दुनिया जान चुकी है कि रूसी सेना से कोई पंगा नहीं ले सकता। रूसी सेना को युद्ध में हराना नामुमकिन है। यह बात यूरोपीय यूनियन के मेंबर भी अपने साथियों को बता रहे हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन जेलेंस्की जैसे कमजोर नेता को आगे कर रूस को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। जिस रूस को नेपोलियन नहीं हरा पाया, जिस रूस से हिटलर नहीं जीत पाया, उस रूस को क्या उर्सुला वॉन डर लियेन और काजा कल्लास जीत पाएंगी? ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। रूस पर पहले भी नेपोलियन और हिटलर जैसे शासकों ने हमला किया है ना? वे सफल नहीं हुए और अब जाहिर है काजा कल्लास सफल होंगी। विक्टर ओरबान क्यों रूस को अपराजय बता रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए जो पुतिन ने अभी जारी की है। ये रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल भेज सकती है। अमेरिका का कोई हथियार इसे भेज नहीं सकता, ऐसा दावा रूस का है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ और अमेरिका बीच से हट गया तो नाटो के पास कितनी ताकत है रूस से टक्कर लेने की। कहां-कहां नाटो के हथियार तैनात हैं। ब्रिटेन में B-52 बॉम्बर तैनात हैं। पोलैंड में F-35 लड़ाकू विमान और 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। फिनलैंड में FA-18 सुपरसोनिक फाइटर प्लेन तैनात हैं। लातविया में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। लिथुआनिया में F-35 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है। एस्टोनिया में F-35 लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा गया है।
रूस ने भी यूरोप को पलक झपकते तबाह करने वाले एटॉमिक हथियारों की तैनाती दूसरे देशों में शुरू कर दी है। बेलारूस में पुतिन ने ओरशनिक मिसाइल तैनात कर दी है। पुतिन के पास RS-28 सरबत मिसाइल भी है, जिसे पूरा यूरोप शैतान के नाम से जानता है। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर यूरोप के किसी भी शहर को परमाणु हमले और गैर परमाणु हमले में तबाह कर सकती है। पेरिस, लंदन, हेलेंस्की, बर्लिन, कोई भी शहर शैतान की मार से नहीं बचेगा। पुतिन की शैतान मिसाइल एक बार में 10 से 15 परमाणु हथियार ले जा सकती है। 25,000 से ज्यादा की स्पीड से दुश्मन पर गिरती है। यूरोप का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। एटॉमिक ईंधन से चलने वाली योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल भी पुतिन टेस्ट कर चुके हैं। असीमित रेंज की यह मिसाइल ऐसा वेपन है जिसके बारे में यूरोप तो क्या, अमेरिका को भी ज्यादा पता नहीं है। यह क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, 14 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकती है। जब तक इसे कोई डिफेंस सिस्टम खोज पाएगा, तब तक ये टारगेट पर हमला कर देगी। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है रूस से कोई डायरेक्ट वॉर हो। वो जान गए हैं पुतिन से दोस्ती करने में ही फायदा है। And what we're trying to figure out here is what can Ukraine live with and what can Russia live with, sort of identify what both sides' positions are and see if we can sort of drive them towards each other to some agreement. Wars end generally in one of two ways. Surrender by one side for another or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires two things: both sides to get something out of it and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. पुतिन भी यूरोप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन कह रहे हैं अगर यूरोप और रूस मिल जाए तो अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। अगर पुतिन से दोस्ती में डबल गेम खेला तो वही होगा जो इस समय तुर्की के एर्दोगान के साथ हो रहा है। बीते 8 दिनों में तुर्की के 8 शिप को ब्लैक सी में रूस ने उड़ाया है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने तोड़ा है। पुतिन को अपने साथ मिलाकर अमेरिका वेनेजुएला का युद्ध बिना लड़े जीतना चाहता है। वेनेजुएला को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। वेनेजुएला बिना रूसी हथियारों के अमेरिका के आगे टिक नहीं सकता। lo más sagrado que tiene un país. हम अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। हम अपनी धरती, अपनी जमीन पर हैं। हम उसकी रक्षा कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र है, जो हमारे बच्चों, हमारे परिवारों और वेनेजुएला के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक युद्ध की बात है, हम ऐसा नहीं चाहते। अमेरिका के लोग भी युद्ध के खिलाफ हैं। Está en contra. वेनेजुएला तो बहाना है, ट्रंप का असली निशाना चीन है। अमेरिका ने 2 हफ्ते में वेनेजुएला के 2 बड़े टैंकर जब्त किए, जिनमें लाखों गैलन तेल था। इन टैंकर में पनामा का झंडा लगा हुआ था, लेकिन तेल चीन का था। शनिवार को भूमध्य सागर में भी चीन के एक तेल टैंकर को उड़ा दिया गया था। आगे समंदर में अमेरिका बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर चीन, तुर्की, ईरान मिलकर कुछ खेल करते हैं तो उसकी तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है। समंदर में पहली बार शिप से अमेरिका ने एयर कामिकेजे ड्रोन लॉन्च किया। मतलब तेल के खेल में समंदर में भयंकर शोले उठने की आशंका है। इसका संकेत भी मार्को रूबियो ने दे दिया है कि वेनेजुएला के तेल से आतंकी फंडिंग हो रही है। We have a regime that's illegitimate, that cooperates with Iran, that cooperates with Hezbollah, that cooperates with narco-trafficking and narco-terrorist organizations, inclusive not just protecting their shipments and allowing them to operate with impunity, but also allows some of them to control territory, the ELN and the FARC-D. Okay? The ELN and the FARC dissidents operate openly. They have like open camps that they control territory inside of Venezuela. That is our national interest, and that is what this is focused on. And that's what the president's been focused on. दक्षिण अमेरिका में बहुत दूर दक्षिण पूर्व एशिया में भी भयंकर युद्ध चल रहा है। थाईलैंड F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में तबाही मचा रहा है। थाईलैंड की बमबारी में कंबोडिया का
कसीनो धू धू करके जल रहा है। थाई F-16 फाइटर जेट्स भीषण हमले कर रहे हैं। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को तुर्की लगातार नए नए हथियार से लैस कर रहा है। अब तुर्की ने पाकिस्तान को नया वॉरशिप सौंपा है। PNS खैबर क्लास का यह दूसरा वॉरशिप है जो तुर्की ने पाकिस्तान को सौंपा है। 2018 में दोनों देशों के बीच 4 वॉरशिप की डील हुई थी। तुर्की ड्रोन वॉरफेयर में भी लगातार पाकिस्तान को कामिकेजे ड्रोन दे रहा है। भारत के खिलाफ युद्ध में भी उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, जिन्हें भारत के आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने कबाड़ कर दिया था।